रुद्रयान एपिसोड 30 वाटरफॉल। अब आगे उन सब लोगों को अभी झरना की कुलकुल आवाज सुनाई दे रही थी और आसपास का वेदर थोड़ा थोड़ा ठंडा महसूस हो रहा था। सब लोग उसे झरने के पास पहुंच गए और सामने का नजारा देखकर तो उसमें खो ही गए। इतना खूबसूरत मंजर जिसे देखकर सब लोगों की आंखों में चमक, चेहरे पर मुस्कान, दिल में सुकून आ गया था। सबसे बड़ी मुस्कान तो निष्ठा के चेहरे पर थी। उसने शायद पहले ही कभी ऐसा मंजर देखा होगा। उसकी आंखों की चमक, चेहरे पर वह बड़ी मुस्कान निहाल को उसके और ज्यादा आकर्षित कर रही थी। वह बस एक तक उसके चेहरे को देखे जा रहा था। उसे तो वह झरने से ज्यादा सुंदर निष्ठा का चेहरा लग रहा था, जो इस वक्त इतना खिला हुआ लग रहा था। निष्ठा को जब महसूस हुआ कि निहाल उसे घूरे जा रहा है तो वह अपनी सर नीचे कर लेती है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान अभी भी थी। ऋषि पीछे मुड़कर सब लोगों को देखते हुए बोला, तो दोस्तों क्या कहते हैं, आज रात यही गुजर जाए। तो सब लोग मुस्कुराते हुए अपना सर हमें हिला देते हैं। तो ऋषि बोला, ठीक है, मैं ट्रेड का सामान यहाँ पर पहले ही भिजवा दिया था। सब लोग एक एक करके टेंट लगाओ और आज रात को हम सब यही खाकर सोएंगे। तो सब हुटिंग करने लगते हैं। निष्ठा के अलावा निहाल, यश, ऋषि, क्रिस मिलकर टेंट लगते हैं। आयो और बाकी लड़कियां भी उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करती है। टेंट लगाने के बाद वह साइड में ही लकड़ी से चूल्हा जलती है और उसके ऊपर ही मैगी बनाने लगते हैं। इस झरने की पर मधुर आवाज, वहां पर वह खुशबू, वह पानी का गिरना, वह सब बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। निष्ठा को वो जगह काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, जिस वजह से वह सब लोगों के बीच से उठकर जाकर उसे झरने के पास जो एक छोटा सा पत्थर था उसमें बैठकर अपने पैरों के शूज को निकाल देती है और झरने में अपना पैर डालकर बैठ जाती है और एक तक चांद को और उसे झरने को देखने लगती है। उसके चेहरे पर तक खुशी जा ही नहीं रही थी। वही सब लोग जब आपस में बात कर रहे थे तभी आयु आसपास देखते हुए बुला रही है, निष्ठा कहाँ गई। तो क्रिस निथा की तरह इशारा करता हुआ बोला, देखना वह तो काफी खुश लग रही है और अकेले अकेले ही एंजॉय कर रही है। उसे देखकर मुस्कुराते हुए ऋषि बोला, हाँ सच में मैं नोटिस किया था कि जब से इस जगह पर आई है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट जा ही नहीं रही है। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहे। तो सब लोग भी मुस्कुरा देते हैं। निहाल भी जो मैगी बना रहा था वह भी मुस्कुरा देता है। वह एक स्पून में मैगी अपने मुंह में लेते हुए अपने आप की तारीफ करते हुए बोला, पाओ मेरी कितनी टेस्टी मैगी बनाई है, चलो चलो, मुझे तो अभी कंट्रोल नहीं हो रहा है, सबके लिए सर्व कर रहा हूँ, कोई लड़ाई नहीं करेगा और जिस जिसको जो जो मिलेगा वह सब खा लेना। तो सब अपने सर ओबीडियंटली हमें दिला देते हैं। तो निहाल सबके लिए साफ करता है और आखिर में एक बॉल में लेकर निष्ठा के पास जाता है और उसी के साइड में बैठ जाता है और उसने भी अपने पैरों को पानी में भीगा दिया था। निष्ठा तो पहले उसे देखकर थोड़ी खिसक जाती है, लेकिन निहाल उसका हाथ को पकड़ते हुए बोला, अरे तुम्हारे लिए मैं मैगी लेकर आया हूँ, इसे दूर क्यों हो रही हो, मेरे पास बैठो, कहकर बोल को साइड में रखकर उसे अपने करीब बैठा देता है और उसके हाथों में बाउल देकर खुद भी बाउल लेकर आसमान को देखते हुए मैगी खाना लगता है। और वह मैगी खाते हुए निष्ठा को देखते हुए बोला, मैगी कैसी लगी बताया तो नहीं। तो निष्ठा बोली, टेस्टी है। निहाल बोल, हाँ मैंने बनाया है। निष्ठा पहले थोड़ी हिचकी जाती है, फिर बोली, आपको खाना बनाना आता है। तो उसकी बात सुनकर निहाल अब उसके कंधे पर अपना एक कोहनी टिकाते हुए बोला, तुम जानते नहीं हो मुझे बहुत अच्छा डिश बनाना आता है, मैंने अपनी मम्मा से बहुत सी रेसिपी सीखी है। हाँ, मुझे रोटी चावल इतने अच्छे से बनाना नहीं आता, लेकिन मैं और सारे डिशेज अच्छे से बना लेता हूँ और मेरे हाथ की बिरयानी अगर तुम एक बार खाओगी तो मुझ पर फिदा ही हो जाओगी। निष्ठा बस हंसे, एक नज़र देखी है कि कुछ नहीं कहती। निहाल उसे देखते फिर बोला, क्या हुआ। तो वो बस सर हम हिला देती है, कुछ नहीं। तभी निष्ठा के दूसरे साइड पर आकर आयु बैठ जाती है और निष्ठा को देखते हुए बोली, तुम्हें ये चिढ़ा तो नहीं रहा, कहकर वह निहाल को घूरने लगा। निहाल मुंह बनाते फिर बोला, अरे तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे दोस्त को चिढ़ाऊंगा, मैं तो बस इससे पूछ रहा था कि मेरी हाथों की मैगी से कैसे लगी, और वैसे भी मैं बहुत सादा सीधा लड़का हूँ। तो वह दोनों ही निहाल को देखने लगे, ऐसे मत देखो मैं जा रहा हूँ, कहकर वो उठ करो वहां से चला जाता है। वही निहाल के जाने के बाद निष्ठा और आयु बातें करते हुए खाने लगते हैं।
ही दूसरी तरफ तारा किसी से फोन में बात करने की कोशिश कर रही थी और नेटवर्क ना होने की वजह से वह परेशान होकर टैन से थोड़ी दूर जाकर बातें कर रही थी और शायद ज्यादा ही दूर हो गई थी। क्रिस की आंखें जो कब से उसे ही ढूंढ रही थी, जब उसे तारा नहीं दिखाई तो वह थोड़ा परेशान हो गया और कुछ देर में आने का कहकर वह भी वही तरफ चला गया। तभी उसे तारा वहां पर देखी जो अपने फोन को ऊपर टेक कर सिग्नल लाने की कोशिश कर रही है। ऋषि जाकर उसके फोन को लेते हुए बोला, तुम क्या कर रही हो, यहाँ सब तुम्हारे लिए वहां परेशान हो रहे हैं। तो तारा हड़बड़ा गई और फिर अपना फोन को उससे लेते हुए बोली, मैं बस आई थी यहाँ पर तुम्हें क्या, तुम जाओ यहाँ से। तो कृष उसकी कमर पकड़कर अपने करीब सताते हुए बोला, क्या हुआ है, तुम्हें इतना परेशान क्यों लग रही हो तुम। तारा उसे देखते भी बोली, तुम्हें फर्क पड़ता है। तो क्रिस उसे पैर से सताते हुए बोली, तुम जानती हो मुझे फर्क पड़ता है या नहीं। तो तारा उसके कंधे पर अपने दोनों हाथ रखते हुए उसे अपने चेहरे के करीब करते हुए बोली, पता है तुम्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन मानना नहीं चाहते। क्रिस उसकी बातों का जवाब नहीं देता, उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर देता है। तो तारा थोड़ी ऊपर उठकर उसके होठों पर अपने होंठ रख देती है। कृष भी अपने आप को ना रोकते हुए उसके कमर को कसकर उसे अपने से सटा लेता है और उसको चूमने लगता है। कुछ देर वह दोनों एक दूसरे को ही चूम रहे थे कि तभी उन्हें किसी की पैरों की आहट हुई, जिसे वह दोनों अपने होश में आए और एक दूसरे से झट से अलग हो गए। तभी उन दोनों की नज़र उनसे थोड़ी दूर उन्हें की तरफ आ रहे यश और सिया पर जाती है, जो दोनों फोटो क्लिक करने में बिजी थे। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उनकी तरफ आ जाते हैं। जब यश और सिया उन्हें देखते हैं तो बोले, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तो वह दोनों पहले तो थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं, फिर कृष बोला, अरे मुझे पापा से बात करनी थी और सिया को भी शायद किसी से बात करनी थी, तो हम एक साथ आ गए थे, लेकिन यहाँ पर सिग्नल ठीक से नहीं मिल रहा है। तो यस बोल हो, मुझे भी एक लड़की का नंबर मिला था और उससे बात करनी थी, लेकिन शायद यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, चलो कभी और मैं अपना लक ट्राई है कर लूँ। और ये लड़की मुझे जबरदस्ती अपने साथ फोटो क्लिक करवाने के लिए ले आई। तो सिया मुंह बनाते हुए बोली, आप बहुत अच्छे फोटो क्लिक करते हैं, आपको तो फोटोग्राफर होना चाहिए। तो यस अपने कॉलर को उठाते हुए बोला, हाँ मुझे पता है, अब ज्यादा मस्का मत लगाओ, चलो तुम्हारी और 2-4 पिक खींच देते हूँ। कृष और तारा उन दोनों को अजीब नजरों से देखते हैं और फिर वहां से निकाल जाते हैं। वह दोनों एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे, लेकिन एक दूसरे के दूर एक साथ चल रहे थे। तभी कुछ दूर में उन्हें ऋषि भी मिल जाता है। ऋषि तारा को देखते हुए बोला, बेटा तुम कहाँ गई थी। तो तारा बोली, कहीं नहीं, बस यूं ही। तभी निहाल आकर कृष की पीठ पर एक मुक्का मारते हुए बोला, साला तूने में आएगी तो खा लिया और बर्तन तो धोया नहीं, जा झरने में बर्तन धोकर ला। तो कृष उसे मारते हुए बोला, तेरे हाथों में क्या मेहंदी लगी है, तू जाकर धो। वह दोनों ऐसे ही लड़ते हुए बर्तन लेकर धोने चले जाते हैं और कुछ देर में वापस आ जाते हैं। करीब 4 टेंट्स लगाए गए थे, जिनमें 2-2 जान करके लड़के और लड़कियां सोने वाली थी और सब लोग रात में काफी देर तक बाहर जलते हुए मसाले के बीच बैठे रहे और बीच बीच में बातें करते रहे और सब एक एक करके वहीं ही सोने लग गए। करीब आधी रात को जब मसाले चलनी बंद हो गई और सबको नींद आने लगी, तब सब लड़कों ने एक एक करके सब लड़कियों को गोद में उठा लिया। जैसे ही ऋषि तारा को उठाने ही जा रहा था कि तभी कृष तारा को उठाते हुए बोला, रे तू आयु को उठा कर लिया। जिससे ऋषि तो पहले एक नज़र उसके चेहरे को देखा है, लेकिन फिर वह आयु को देखा है जो ठंड से सिहर रही थी, इस वजह से वह उसे अपने गोद में उठा कर ले आता है। यश तो खुद ही नींद में था, तो ऋषि ही लेकर वापस सिया को एक और ट्रक में सुला देता है। वही निहाल को तो मौका चाहिए था निष्ठा का अपनी बाहों में उठाने का, वो तो पहले ही निष्ठा को अपनी गोद में ले लिया था। निष्ठा जो हल्की नींद में थी, वह अचानक से अपनी आंख खोल देती है और निहाल को देखने लगती है और उसे देखते फिर बोली, मुझे उतार दीजिए, मैं चली जाऊंगी। तो निहाल बोल, तुम काफी चली होगी आज, जब तुम्हारे पैर में भी शायद दर्द है, देखो कितने सूज गए हैं, तुम ऐसे ही मेरे गोद में रहो, नहीं तो मैं तो फिर नीचे फेंक दूंगा, कहकर मुस्कुराते हुए से लेकर ट्रेन के अंदर सुला देता है। वही ऋषि ले जाकर सिया को उसी के ट्रेन में सुलाद कर आ चुका था। निहाल बाहर आता है, निथा वहां पर उठकर बैठ गई थी, उसे अपने दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज महसूस हो रही थी। निहाल उसे अपने ऐसे बाहों में उठाया था ये सोचकर। वही कुछ देर बाद निहाल फिर से उसके ट्रेन के अंदर आया। वही निष्ठा जो अपने ट्रैक सूट के ऊपर जैकेट को निकाल दी थी।
वो डर के अच्छे से अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल लेती है। निहाल उसकी तरफ ना देखते हुए सीधे उसके पैरों के पास बैठ जाता है और उसके पैरों से उसके ब्लैंकेट को हटाता है तो निष्ठा अपना पैर पीछे कर लेती है तो निहाल उसे बिना देखे ही बोला, तुम्हारे पैरों में तेल लगा देता हूँ, तुम्हें आराम मिलेगा। कहकर वह अपने एक हाथों से उसके हाथों पर हल्के हल्के तेलों से मसाज करता है। निष्ठा उसे देखकर उसे रोकते हुए बोली, आपके हाथों में भी तो चोट लगी है। तो निहाल अपने हाथों को देखने लगा जिस पर पट्टी आधे से ज्यादा खराब ही हो गई थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम परेशान मत हो, मैं किसी से कहकर बनवा दूंगा, मैं ठीक हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। कहकर उसे गुड नाइट कहकर चला जाता है। उसके जाने के बाद निष्ठा मुस्कुराते हुए गुड नाइट कहकर अपने चेहरे पर ब्लैंकेट डाल लेती है और सो जाती है। निहाल बाहर आता है तो उसे बाहर क्रिश दिखता है जिसके हाथों में फर्स्ट एड बॉक्स था। वह दोनों जाकर झरने के पास बैठ जाते हैं। निहाल के चेहरे को देखते हुए क्रिश उसके हाथों को बैंडेज कर देता है। रुद्रयान एपिसोड 31 मिला। अब आगे। जब निहाल ने देखा है कि क्रिश उसके हाथों को बैंडेज करने के बाद उसके चेहरे को ही देखे जा रहा, तो वह उसे घूरते हुए बोला, तो क्या मुझे पसंद करने लगा है। तो निहाल की बात सुनकर क्रिश उसे बुरी तरह घूरने लगा तो वह बोला, अरे तुम मुझे इतने प्यार से देख रहे हो जैसे तुझे मुझसे प्यार हो गया है। कहकर वह हंसने लगा तो क्रिश उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, क्या तेरी ड्रीम गर्ल निष्ठा है जिसके बारे में तो हम सबसे छुपा रहा है। तो निहाल जो हंस रहा था उसकी हंसी एकदम से बंद हो गई। वह उसके चेहरे को देखने लगा, फिर अपने बाल पर अपने हाथ फेरते हुए बोला, अरे तू भी क्या कह रहा है, छोड़ वह सब, चल जाने दे, मुझे ना अभी नींद आ रही है और मेरा सर दर्द हो रहा है, सोना है। कहकर उठने लगा तो क्रिश उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकता बात। तो निहाल उससे हाथ छुड़ाते हुए बोला, पहले तो अपने दिल की बात तो बता, उसके बाद तो सब कुछ तो मैं तुझे ही बताऊंगा। कहकर बस मुड़कर एक हल्की सी नजर उसे देखकर वहां से चला जाता है। वही उसके जाने के बाद उसका चेहरा बिल्कुल साफ पड़ जाता है। वह बस खुले आसमान को देख रहा था। कुछ देर बाद वह भी अंदर जाकर निहाल के पास सो जाता है। ऐसे ही आज की चांदनी रात झरने के पास उन सब की गुजर जाती है। अगली सुबह चिड़ियों की चहचहाती आवाज, सूर्य की पहली किरण और झरना से आई हुई खुशबू और शोर से सब लोगों की नींद खुलती है। सब लोग एक साथ बाहर आते हैं और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और झरना में जाकर अपना हाथ पैर धोते हैं। सब लोगों को जोरों से भूख लग रही थी क्योंकि कल रात बस हल्की फुल्की मैगी से उनका पेट नहीं भरा था। सब लोग एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे। आयु सबको घूरते हुए बोले, मुझे भूख लगी है और मुझे खाना खाना है, मेरा सर फट रहा है। सब लोगों का भी से हाल था तो ऋषि सबको देखते हुए बोला, चलो सब लोग अभी बिस्किट्स खाकर रह जाओ, थोड़ी देर जब तक हम जंगल में पहुंचेंगे वहां पर कुछ ना कुछ तो फ्रूट मिल ही जाएंगे और कुछ देर में हम वापस पहुंच जाएंगे अपनी जगह और वहां पर आप अच्छे से टेस्टी सा खाना खाएंगे, ठीक है। तो सब लोग पहले उसे एक नज़र घूरते हैं क्योंकि उसने अच्छा खाना बनाना का बंदोबस्ती नहीं करवाया था उनको कल रात में, जिस वजह से ही उन्हें प्रॉब्लम हुई थी। फिर सब बिस्किट खाकर वैसे ही बिना नहाए हुए निकल जाते हैं। रास्ते में फल फ्रूट नहीं थे जिस वजह से सब लोगों को जोरों से भूख लग रही था। फार्म हाउस सब लोग 11 बजे तक पहुंच जाते हैं और जाकर जल्दी जल्दी से सब लोग नहा धोकर रेडी हो जाते हैं। ऋषि ने पहले ही अपने एक नौकर जो वहां पर उसे जगह पर ध्यान रखता था और काम भी करता था उसे कहकर सबके लिए अच्छा अच्छा खाना बना लिया था। सब लोगों को जैसे ही खाने की खुशबू महसूस हुई तो अपने अपने कमरे से निकलकर एक साथ ही डाइनिंग टेबल के ऊपर आक्रमण ही कर दिए। सब लोग हंसी खुशी से खाना खाते हैं और खाने के बाद एक साथ सोफे पर बैठ जाते हैं और रेस्ट करते हैं। तभी निहाल को इम्पोर्टेंट कॉल आता है और वह वहां से बालकनी की ओर चला जाता है। सब लोग टीवी ऑन कर देते हैं और आपस में बातें कर कर टीवी एंजॉय करने लगते हैं। ऋषि सबको घर रहा था क्योंकि उसका कुछ और प्लान है, वह भी यहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन ये सब तो सोफे पर से उठ ही नहीं रहे थे। निष्ठा को टीवी देखना इतना अच्छा पसंद नहीं आ रहा था जिस वजह से वह चुपचाप वहां से उठ जाती है और अपने कमरे की ओर जाने लगती है। तभी उसे एक साइड में बालकनी से किसी की गुस्से से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी।
जिससे वह बहुत ज्यादा ही सहम जाती है और अपनी कदम उससे तरफ बढ़ा देती है। उसे वह आवाज जानी पहचानी लग रही थी, जिस वजह से वह उसी तरफ जा रही थी कि तभी उसे फिर से चिल्लाने की आवाज आती है, लेकिन वह इस बार आवाज को क्लियर सुन पाती है, जिस वजह से वह पहचान जाती है कि यह निहाल का आवाज है। निहाल गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें कैसे ध्यान नहीं रहा? मैंने तुम्हें वह इम्पोर्टेंट पेन ड्राइव संभाल कर रखने के लिए दी थी, तुम कैसे इसे गुमा सकते हो? तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। हाउ इररिस्पॉन्सिबल यू आर फायर्ड। तुमने अब तक जितने भी काम किया उसका पेमेंट अभी मिल जाएगा, कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, डेट से मैं बात कर लूंगा। निष्ठा जो उसकी तरफ ही देखकर आ रही थी थोड़ी सी डर गई थी उसके गुस्से वाली आवाज से। वह सामने से बड़ा से खंबा नहीं देख पाए और उसे पर अपना सर ठोक देती है, जिससे उसके मुंह से आह निकल जाती है। निहाल जो फोन पर बात कर रहा था उसकी कानों में जैसे ही निष्ठा के दर्द भरे आह की आवाज सुनता है तो वह एकदम शांत हो जाता है और अपना कॉल कट कर देता है और पीछे मुड़कर निष्ठा को देखा है जो अपने सर को मसल रही थी और सामने उस खंभे को ही घूरे जा रही थी। निहाल उसके पास जाता है और उसके चेहरे को देखते हुए उसके माथे पर अपने हाथ रखते हुए बोला, क्या हुआ, तुम्हें चोट लगी है? तो निष्ठा पहले तो थोड़ी डर गई, फिर उसे 2 कदम पीछे होते हुए बोली, नहीं मैं ठीक हूँ बस। वह ये भी ठीक से नहीं कह पा रही थी क्योंकि निहाल के चिल्लाने की वजह से और गुस्से की वजह से वह काफी डर गई थी, जिसे निहाल भी महसूस कर पा रहा था। वह अपने गुस्से को शांत करते हुए उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, तुम मुझसे डर क्यों रही हो? तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, जिन लोगों ने गलती की थी उन पर ही तो गुस्सा उतार रहा था, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। निहाल की बात सुनकर निष्ठा शांत हो जाती है, लेकिन वह अभी भी डर रही थी जिसे निहाल महसूस कर पा रहा था। वो उसके सर को अपने हल्के हाथों से सहलाते हुए बोला, अरे तुम अभी भी दर्द रही हो? तो वह मासूमियत से अपना सर हमें हिला देती है। निहाल उसकी माथे को होठों से छोड़ रहे थे, जिससे निष्ठा की सांस ही रुक जाती है, लेकिन फिर भी अपने दिल को थामती हुए वहां पर ही खड़ी रहती है। निहाल के उसके चेहरे को देखते ही वह अपना सर नीचे कर लेती है, वहां से भागकर अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा की कुंडी लगा लेती तो निहाल के फेस में हल्की सी स्माइल आ जाता। तभी उसके फोन में फिर से कॉल आता तो फिर से अपनी अटेंड करके कुछ बातें करने लगता। जहां निष्ठा अपनी डायरी के पन्ने पलट कर वहां पर 10 और स्माइल लिख रही थी, वहीं दूसरी तरफ सब लोग घोड़े बेचकर सोए हुए थे। तो फिर कुछ घंटे के बाद गुस्से से ऋषि सब लोगों के ऊपर पानी फेंक देता है और सबको देखते हुए बोला, चलो सब निकलो अब यहाँ से। तो सब उसे घूरने लगे तो वह सबको घूरते भी बोला, कल सुबह कॉलेज है और हम सबको वापस जाना है, नहीं तो हमारे घर वालों को पता चल जाएगा, उसके बाद क्या होगा तुम सबको तो पता है। तो सब लोग एकदम से हड़बड़ा जाते थे और अपने कमरे में जाकर जल्दी पैकिंग करने लगते हैं। वही निष्ठा ने अपनी सारी पैकिंग कर ली थी और निहाल ने भी, बाकी सब लोग भी अपनी पैकिंग कर लेते हैं और रेडी थे जाने के लिए। अभी बात फिर से वहीं आकर रुक जाती है कि निष्ठा किसके साथ जाएगी, क्योंकि एक तो रात का वक्त है, क्योंकि कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा, और दूसरी तरफ निहाल के साथ कोई उसे छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं था। वहीं निहाल को उसे अपने साथ लेकर जाना था। निष्ठा बेचारी खड़ी होकर कभी जीप को देखते, कभी बाइक को, कभी निहाल के चेहरे को। निहाल को जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह जाकर सीधा निष्ठा को पकड़कर अपनी बाइक की तरफ ले जाता है तो सब उसे घूरने लगते हैं। निहाल उसे हेलमेट पहनाते हुए सबको घूरते हुए बोला, ओके मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार मैं स्पीड में बाइक नहीं चलाऊंगा, अब इसे मेरे साथ जाने दो और तुम सब चलो। तो कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन कृष उसे देखते हुए बोला, पर तेरे हाथों में चोट लगी है? तो निहाल बोला, पता है मुझे चोट लगी है और मैं ठीक हूँ और मैं गाड़ी भी धीरे चलाऊंगा, अब चलो सब, नहीं तो लेट हो जाएगा सबक। फिर मुझे मत बताना कि मेरी वजह से लेट हो गया है। फिर वह ऋषि को घूरते हुए बोला, इसने कहा है कि रास्ते में हमें कोई मेला दिखाने वाला है। ये सुनकर सबके आंखों में चमक आ जाती है और सब एक साथ ऋषि को देखने लगते हैं। निष्ठा की भी नजरें ऋषि पर ही। ऋषि सबको घूरते हुए फिर निहाल को देखते हुए बोला, तूने मेरा प्लान सुन लिया था क्या? तुम अपने सर मासूमियत से हमें हिला देता है, फिर बोलो क्योंकि चलो लेट हो रहा है। फिर सब लोग मुस्कुराते हुए जीप पर बैठ जाते हैं और निष्ठा और निहाल बाइक पर बैठ जाते हैं, पर सब लोग निकल जाते हैं। कुछ देर में ही वह सब लोग उसे मेले में पहुंच गए थे। ये बहुत बड़ा मेला था। यह एक बहुत बड़े गांव में आयोजित किया गया था
और बहुत सारे लोगों इस मेल में आकर एंजॉय कर रहे थे। वह लोग भी जीप और बाइक एक साइड पर लगा देते हैं और सब लोग वहां से उतरकर मेले के अंदर आ जाते हैं और आसपास सब चीजों को देखने लगते हैं। सब लोग काफी एक्साइटेड लग रहे थे मेला घूमने के लिए। ऋषि सबको देखते हुए बोला, कोई भी ज्यादा दूर नहीं जाएगा, आसपास ही घूमेगी और लड़कियों को जो भी शॉपिंग करनी है आसपास रहकर करना, कहीं गुम मत हो जाना। तब सब लड़कियां उसे देखते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती है और आयु सब लड़कियों के बीच बीच खड़ी होते हुए बोली, ओ क्या आपसे तुम्हारे रास्ते अलग हमारे रास्ते अलग, हमें डिस्टर्ब मत करना, हमें थोड़ा एंजॉय करने दो, उसके बाद हम साथ में एंजॉय करते हैं। कहकर वह सब लड़कियों को ले जाती है और उन्हें शॉपिंग करवाती है और निष्ठा के लिए उन्होंने कई इयररिंग्स, ज्वेलरीज और ड्रेस भी सिलेक्ट की थी। निष्ठा तो बस सबको मना ही कर रही थी, लेकिन सब लोगों को निष्ठा काफी पसंद थी और मिस्टर बहुत प्यारी भी थी और उसके ऊपर हर कोई चीज एक बार में ही जच रही थी, जिसे सब लोग खुशी से शॉपिंग करते हैं। निष्ठा भी सबके लिए कुछ ना कुछ खरीदी थी है अपनी स्कॉलरशिप के पैसों से, लेकिन उससे थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने ये सब पहले कभी नहीं किया, लोगों से बात करना और मिलना और ऐसी चीजों के लिए उन्हें पूछना, लेकिन फिर भी वह सब कुछ सबके साथ एंजॉय कर रही थी। कुछ देर बाद खा पी कर सब लोग मेला के बीच बीच फिर से इकट्ठे हो गए। अब सब लोग राइड्स लेने वाले थे। पहले वह सब लोग व्हील फेयर में जाने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, लेकिन इतना बड़ा व्हील फेयर देखकर निष्ठा तो काफी ज्यादा डर रही थी, साथ साथ यश भी, और सब लोग नॉर्मल थे और सिया और यश काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे। निष्ठा सबको देखकर अपना सर नामे हिलाते हुए बोली, मुझे इसमें नहीं जाना। तो सिया उसके हाथ को कसकर पड़ते हुए बोली, चल मेरे साथ, कुछ नहीं होगा, तू डर क्यों रही है, डर के आगे जीत है, कहकर उसे अपने साथ खींचते हुए आगे ले जाती है। उसने यश को भी अपने साथ ले लिया था क्योंकि यश उसके फोटोज क्लिक करने वाला था। वहीं निहाल भी मौका पाते ही उनके साथ चला गया और निष्ठा के सामने वाले जगह पर बैठ जाता है। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे। रुद्रयान एपिसोड 32 तारा लापता। अब आगे यश, सिया, निष्ठा और निहाल एक ही जगह पर व्हील फेयर में बैठ जाते हैं। सिया जी से फोटो उठाने का बहुत मन था, वह निहाल से अपना जगह एक्सचेंज कर लेती है। कुरान यश को पता नहीं क्या हो रहा था, वह भी उसके बात मानकर उस फोटो उठा रहा था और जिससे सिया तो काफी ज्यादा खुश हो रही। उसे तो फ्री का फोटोग्राफर ही मिल गया था। वहीं निहाल जाकर निष्ठा के पास बैठ जाता है। निष्ठा जो काफी डरी हुई लग रही थी, वह बिल्कुल डरी शमी से चुपचाप बैठी हुई थी। निहाल उसके पास बैठकर उसके कान में धीरे से बोल, क्या हुआ, डर लग रहा है? तो पहले वह उसे देखते हैं, फिर अपने सर नीचे करके अपना सर हमें हिला देती है। तो निहाल उसे देखते हुए बोला, डरो मत, कुछ नहीं होगा। तभी धीरे धीरे वह व्हील फेयर चलने लगा और वह नीचे से ऊपर की ओर जाने लगा। उसके ऊपर की तरफ पहुंचते हुए देखकर निष्ठा तो काफी ज्यादा डर गई थी और उसे निहाल के हाथ को कसकर पकड़ लिया था। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसने निहाल के हाथ को पकड़ा हुआ था। वही सिया और यश जो दोनों काफी खुश होकर फोटो क्लिक करने में बिजी थे, एकदम से डर जाते हैं और कैमरा को साइड में रखकर एक दूसरे को ही पकड़ लेते हैं। वही निष्ठा डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली थी और निहाल के हाथों कसकर पकड़ लिया था। निहाल ने भी उसके हाथों पर अपना हाथ रख दिया था। तभी धीरे धीरे से नीचे और भी लोग बैठने लगे और एकदम से जोर से स्टार्ट हो गई, जिसके साथ ही सब लोगों की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई, जिससे सब लोग डर भी रहे थे और एंजॉय भी कर रहे थे। निष्ठा तो काफी ज्यादा डर गई, इतनी जोर जोर चलने से वह तो एकदम से निहाल की शर्ट को ही पकड़कर बैठ गई थी। वह बिल्कुल उससे चिपक कर बैठी हुई थी। वही निहाल को समझ आ रहा था कि निष्ठा को काफी ज्यादा डर लग रहा है, जिस वजह से वह उसे अच्छे से अपने बाहों में भर लेता है, लेकिन उसे तो हालांकि मजा आ रहा था निष्ठा को अपने करीब महसूस करके। उसके चेहरे पर मुस्कान जा ही नहीं रही थी। तभी वह सामने जब यश और सिया को देखा है, उसके तो हंसी छूट गई थी। वह दोनों ठीक से नहीं बैठे थे, जिस वजह से अभी सिचुएशन ये थी कि सिया तो एडजस्ट हो गई थी, लेकिन यश खिसक गया था। वह सिया के दोनों पैर को पकड़कर नीचे ही बैठ गया था और सिया डरकर साइड हैंडल को पकड़े हुए बैठी थी और अपने पर छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे अजीब लग रहा था इसे उसके पैर को पकड़ने से और उसे डर भी काफी लग रहा था। वही उनका ये सीन देखकर तो निहाल की हंसी छूट जाती है और वह जोर जोर से हंसने लगता है।
हंसते हुए बोला, आप भी क्या हो रहा है तुम दोनों का? तो यश उसके पैर को कसकर पड़ते हुए बोल बचाले रे भाई, मुझे इस लड़की के चक्कर में तो आज मैं यमराज के पास ही पहुंच जाऊंगा। यश की बात सुनकर सिया गुस्से से बोली, आपको किसने कहा था कि इतनी खो जाए कि पता ही ना चले, कभी व्हील स्टार्ट हो गया, अब मैं क्या करूं? लेकिन आप मेरे पैर छोड़िए, मैं गिर जाऊंगी। तो यश चिल्लाते हुए बोला, कैसे गिरोगी? तुमने तो साइड में अच्छे से पकड़ा हुआ है ना। उनका सीन देखकर तो यह निहाल की हंसी नहीं रुक रही थी। तभी वह अपने सीने में छुपा हुआ निष्ठा को देखा है, जिसकी आंखों में कुछ बूंदे आंसू थे। वह निहाल की शर्ट को भीगाने में बिजी थी। निहाल उसकी ऐसी हालत देखकर थोड़े परेशान हो जाता है, लेकिन फिर उसके सर सलाकर उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसे बहलाते हुए बोला, निष्ठा अपनी आंखें खोलो, देखो सामने क्या सीन है। तो वह अपने सरना में हिला देती है तो निहाल उसके बाल सहला के जबरदस्ती उसे आंखें खोलने के लिए कहता है, तो वह अपनी आंखें खोल देती है और सामने यश और सिया को ऐसे लड़ते हुए देखकर वह पहले तो डर जाती है और काफी शौक भी हो जाती है, लेकिन उनका सीन देखकर उसके चेहरे पर भी हंसी आ जाती है। निहाल उसे पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, अब डर लग रहा है? उसके ये बताते से निष्ठा को अचानक से याद आ जाता है कि वह अभी भी वहीं पर है, तो वह झट से उसे पकड़ लेती है। तो निहाल मुस्कुराते हुए धीरे से उसके कान में हल्की आवाज में बोला, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम जानबूझकर मुझे पकड़ रही हो। तो निष्ठा उसकी बात सुनकर एक नज़र बस हल्की सी उसे देखते हैं, लेकिन डर की वजह से फिर अपने आंख बंद कर लेती है। उसके आगे खुले हुए हल्के बाल जो हवा के वजह से लहरा रहे थे, वह बार बार उसे गाल को चूम रहे थे। निहाल धीरे से उसके बाल को उसके कान के पीछे करता है, ऐसे ही देखता रह जाता है। वहीं दूसरे वाले में कृष, तारा, ऋषि और सिया थे। वह चारों ही एंजॉय कर रहे थे, लेकिन फिर भी सिया का ध्यान बार बार अपने फोन की ओर जा रहा था, जिसे वह तीनों ही महसूस कर पा रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा था। वह सब नीचे आ जाते हैं। नीचे आते ही यश गहरी सांस लेते हुए जमीन पर बैठ जाता है, अपने सर पर हाथ रख लेता है। सिया की भी हालत इतनी खास अच्छी नहीं थी, वहीं उनकी हरकत और हालात देखकर निष्ठा और निहाल की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। वे सब लोग तो निष्ठा और निहाल को देख रहे थे। निहाल ही हंसी तो नॉर्मल है क्योंकि वह हंस लिया करता था, लेकिन निष्ठा को भी हंसते हुए देखकर सब लोग काफी खुश लग रहे थे। वही निष्ठा और निहाल ने एक दूसरे के हाथों को पकड़कर खड़े थे और हंस जा रहे थे। वही यश उन दोनों को घूरते हुए बोला, तुम दोनों को हंसी आ रही है, पता है इसकी वजह से मैं आज यमराज के पास जाते जाते बच गया। वह दोनों शांत हो जाते हैं और फिर यश आगे बोला, इस लड़की ने मुझे फोटो खींचवाने के लिए कहा और मैं भी बेचारी लड़की समझकर फोटो खींच दिया, लेकिन उसने तो मुझे बताया ही नहीं कि कब व्हील फेयर स्टार्ट हो गई और मैं जाकर इसके पैर के पास गिर गया और ये तो मुझे अपने आप को पकड़ने भी नहीं दे रही थी। तो सिया उसे देखते फिर बोली कि मेरे पैर को पकड़ सकते हैं, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। तो यश उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारे अनकंफर्टेबल के चक्कर में मैं जो हमेशा के लिए टेबल पर आ जाता है उसका क्या? उसकी बात सुनकर सब एकदम से शांत हो जाते हैं, फिर सब लोग हंसने लगते हैं। तभी आयु निष्ठा को देखते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अरे तुमने तो काफी एंजॉय किया है लगता है। उसके बात सुनकर निष्ठा जो निहाल का हाथ पकड़े हुए थे एकदम से छोड़ देती है और थोड़ी दूर खड़ी हो जाती है और आयु को देखकर अपना सर नीचे करते हुए बोली, जीदी। निष्ठा की खुशी देखकर निहाल और बाकी सभी खुश हो जाते हैं। तभी फिर तारा सबको देखते भी बोली, मुझे कुछ काम है, मैं 2 मिनट में आई। वह किसी के कुछ कहने से पहले वहां से चली जाती है। सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर सब लोग एक अच्छा सा वहीं पर बने ढाबा देखते हैं और वहीं पर खाना खाते हैं। तारा भी कुछ देर में आकर उनको ज्वाइन कर लेती है और सब लोग एक साथ खाना खाने लगते। खाना खाने के बाद सब हॉस्टल के लिए निकल रहे थे कि तभी तारा सबसे पहले खाना खाकर उठते हुए बोले, मुझे वॉशरूम जाना है। फिर वह निष्ठा का हाथ को पकड़ते भी बोली, तुम चलो मेरे साथ। तो निष्ठा भी उसके साथ चली जाती है। निष्ठा और तारा एक साथ वॉशरूम के पास जाती है। तारा अंदर जाती है और निष्ठा वही बाहर उसका इंतजार कर रही थी और वह वॉशरूम से थोड़ी दूर ही खड़ी थी कि कुछ देर बीत जाता है, लेकिन उसे तारा का आने का एहसास नहीं होता। इससे बहुत देर हो जाती है, जिससे उसे अभी डर लग रहा था। वह वहां पर अकेली थी और उसे वैसे भी अनजान जगह अकेलापन से काफी ज्यादा डर लगता था। वो आसपास किसी को ढूंढने लगी और तारा को भी ढूंढ रही थी, लेकिन उसे तारा कहीं भी नहीं मिल रही थी।
जिससे वह परेशान हो गए। वहीं बाकी सब जो जीप के पास उन दोनों का इंतजार कर रहे थे, अभी वह सब परेशान हो गए थे। वह सब लोग जाकर वॉशरूम के पास ढूंढते हैं। उन्हें निष्ठा वहीं आसपास परेशान मिल जाती है, लेकिन निष्ठा की हालत खराब थी, उसकी आंखों में आंसू थी। वह काफी डरी हुई लग रही थी और आसपास सब लोगों को देख रही थी, शायद किसी को ढूंढ रही थी। उसे परेशान देखकर आयु उसके पास गई और ऋषि भी उसके पास जाते हुए उसे देखकर बोला, तुम यहाँ, तारा कहाँ है? तो वह अपने आंखों में आंसू लाते हुए बोली, ऋषि भैया मुझे नहीं पता तारा कहाँ है, वह बस बाथरूम के लिए अंदर गई थी और मैं बाहर खड़ी थी और अब तक वह वापस नहीं आई और मैं अंदर भी ढूंढ लिया, वह वहां पर नहीं है। उसकी बात सुनकर सब लोग परेशान हो जाते हैं। तभी कृष बोला, ऐसे कैसे, अंदर नहीं है, आसपास देखो अच्छे से, छोटी बच्ची है, क्या कहीं चली जाएगी, ढूंढो। कहकर वह आसपास ढूंढने लगता है, लेकिन उन्हें तारा कहीं नहीं मिलती। जैसे सब लोग काफी परेशान हो गए थे, वहीं निष्ठा तो रोक रोक कर अपनी बुरा हाल कर रही थी, क्योंकि वह भी उसके साथ आई थी। वही उसे परेशान देखकर बाकी सब भी परेशान हो रहे थे। ऐसे ही वह सब लोग परेशान हो जाते हैं। तभी निहाल सबको देखते हुए बोला, रुको, मुझे ऐसा लग रहा है हम जो सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा, क्योंकि तारा का डिस्टर्ब लग रही थी, आज मैंने नोटिस किया था। तो सब लोग उसे देखने लगते हैं। तो कृष ऋषि भी बोले, हम डिस्टर्ब तो लग रही थी, मुझे भी कई दिनों से एहसास था। तो फिर निहाल बोला, मैं पता करता हूँ कि उसका फोन को लोकेशन अभी कहाँ है, देखते हैं। और फिर निष्ठा को घूरते हुए बोला, तुम रोना बंद करो। उसके घूरने पर निष्ठा अपना सर नीचे कर लेती है, पर आयु उसे ले जाकर बेंच पर बैठा देती है और सिया उसे पानी पिलाने लगती है। वहीं निहाल थोड़े आगे जाकर किसी को कॉल करता है और कुछ देर उससे बात करता है, फिर सब लोगों को वहां से बाहर आने के लिए बोलता है। वह सब लोग बाहर आ जाते हैं तो उन्हें उनके जीप के ही थोड़े आगे एक गाड़ी के टायर का निशान थे और उनके एक साइड में ही उन्हें तारा का फोन का लास्ट लोकेशन मिलता है। जैसे ये पता चल रहा था कि जोकर अभी अभी निकली है, उसमें जरूर तारा है और उन लोगों ने जानबूझकर उसका फोन फेंक दिया जिससे वह उन्हें ट्रेस ना कर पाए। ये सब लोग भी समझ जाते हैं। सब लोग जीप के पास आ जाते हैं। निहाल ऋषि को अपने साथ लिए बुलेट पर आगे चल जाता है। कृष बाकी सब जीप में पीछे आ रहे थे। कृष काफी परेशान लग रहा था, उसकी आंखों में तारा को खोने का दर्द साफ दिख रहा था। वह काफी बेचैन परेशान लग रहा था, वह कर भी ठीक से ड्राइव नहीं कर पा रहा था। उसे परेशान देखते हुए यश गाड़ी रोककर खुद ड्राइव करने लगा और उन लोगों के पीछे चला गया। वह लोग कई समय तक उसे कर को फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन वह मिस कर रहे थे और आखिर में वह कर गायब भी हो गई, जिससे सब काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे कि अब क्या होगा। अब तक रात हो गई थी, सब लोग और ज्यादा परेशान हो रहे थे और सबकी हालत खराब हो चुकी थी। अभी सबको डर लग रहा था, रात का वक्त था, जिस वजह से निहाल एक होटल में रूम बुक करता है और सब लड़कियों को वहीं पर रुकने के लिए बोल देता है और सब लड़कों को अपने साथ लेकर फिर से तारा को ढूंढने के लिए निकल जाता है।